गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर्स, राइट? सो टिल लास्ट क्लास वी हैव फिनिश्ड यूनिट्स, डायमेंशंस एंड measurement. In measurement we have learned about accuracy, errors, and now I'm going to start vector. So what is vector? It is a name given to any vector quantity in physics. Any vector quantity कैन बी कॉल्ड एज वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर में फिर बाकी हम डिफरेंस देखते हैं स्केलर से। तो मैं वेक्टर में वापस आऊँगा। पहले मैं थोड़ा सा ये डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, स्केलर क्या होता है, स्केलर रेशियो क्या होता है। ठीक है, और देन आई विल डिस्कस अबाउट वेक्टर। स्केलर एंड स्केलर रेशियो, ये क्या होते हैं, फिर हम वेक्टर भी डिटेल में पढ़ेंगे। सो देखो, जैसे कि स्केलर की अगर मैं बात करूं, मैं एग्जांपल से लेता हूं। देखो, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 1 kg, ठीक है ना, और 2 मीटर और 30 डिग्री सेल्सियस, इन सभी में देखो एक कॉमन सी चीज है कि एक नंबर और एक यूनिट लिखी जा रही है, डायरेक्शन नहीं है यहाँ। ठीक है, ओनली नंबर एंड यूनिट। एंड व्हेन आई वांट टू ऐड टू masses, सपोज 3 kg प्लस 4 kg, तो एक नंबर की तरह ऐड हो जाता है। सिंपल रूल ऑफ एडिशन, सिंपल रूल ऑफ एडिशन वी कैन यूज। सो दैट इज 7 kg, राइट? तो इस तरह की जो क्वांटिटीज होती हैं उससे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। So I will write down what do we mean by scalar quantity over here. The quantities for which we need a number. Number stands for magnitude and unit. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। एंड जब इनको ऐड करना होता है तो सिंपल रूल ऑफ एडिशन से ये ऐड हो जाता है। इट कैन बी एडेड बाय सिंपल रूल ऑफ एडिशन। It can be added by simple rule of addition. So ये जो स्केलर क्वांटिटी होती है, नंबर और यूनिट का हम इसमें यूज करते हैं फॉर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। इसको शॉर्ट में हम स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन की यहाँ बात होती नहीं है। और इंक्रीज भी होगा तो उतना ऐड कर दो या उतना सब्ट्रैक्ट कर दो, डिक्रीज हो रहा है तो। ठीक है, विदाउट एनी डायरेक्शन। और उसी तरह से स्केलर रेशियो, देखो स्केलर रेशियो मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, पहले भी हमने डिस्कस किए हैं। स्केलर रेशियो, स्केलर रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज।
एक ही फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो, तो उस वजह से क्या होता है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी आती है। इट इज़ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। इट इज़ डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। फाइन। जैसे कि इसका एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड ऑफ लाइट, पहले जो मैं डिस्कस किया, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ से देख सकते हो स्पीड अपॉन स्पीड, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर पर सेकेंड कैसे हो जाएगा, LT माइनस वन बाई LT माइनस वन, डायमेंशन भी कैंसिल हुआ, तो इट इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। फाइन। सो स्केलर रेशियो कहते हैं इसको। और भी देखो, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। फाइन। इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ water. Fine. So again it will be unitless and dimensionless. जैसे for example relative density of gold, gold का relative density होता है 19.3, that means density of gold is 19.3 times that of water, that of वाटर। ठीक है, ये रिलेटिव डेंसिटी है। इसका सिग्निफिकेंस आएगा जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे आगे चल के, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ेंगे। सो 19.3 टाइम्स दैट ऑफ वाटर, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.3 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 1 ग्राम पर cc. सो दिस इज 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसी तरह से मैग्निफिकेशन हुआ, मैं अब नाम लिख देता हूँ बाकी क्वांटिटीज का। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है। स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है इलोंगेशन बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, तो वो भी एक स्केलर रेशियो है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं इसको, और उसी तरह से एक रिलेटिव परमीबिलिटी भी आता है, वो हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स में पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये स्केलर रेशियो की मैंने बात किया, ठीक है ना, और स्केलर क्वांटिटीज का। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज। मोस्टली जो हमारा जो कैटेगराइजेशन है वो स्केलर, स्केलर रेशियो, वेक्टर और टेंसर है, ठीक है। बट टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसे मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। तो हमारा जो फोकस है वो वेक्टर रहेगा अभी। देखो, सो व्हाट डू वी मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी, देखो ध्यान से। बिल्कुल शुरुआत में ही मैं लिख देता हूँ, वी नीड अ नंबर यूनिट एंड डायरेक्शन for complete representation of vector quantity, representation of vector quantity। अभी देखो, जैसे कि मुझे बताना है कि एक डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर ईस्ट की तरफ,
जब भी मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डायरेक्शन मस्ट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर ईस्ट। देखो ये तीन चीजें आ गई इसमें, डायरेक्शन, यूनिट और एक नंबर। नंबर क्या यहाँ पर शो करेगा, मैग्नीट्यूड। यूनिट से हमको क्वांटिटी का पता चल जाएगा कौन सी क्वांटिटी है, और ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो ये तो एक लिखने का तरीका हो गया, ठीक है। सो वेक्टर डायरेक्शन की सिग्निफिकेंस क्यों है वो एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ। देखो फोर्स एक वेक्टर होता है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका एक बिल्कुल एग्जांपल है, देखो जैसे कि दो स्टूडेंट्स हैं ए और बी, दे आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, ठीक है ना। तो व्हाट दे कैन डू विथ ईच अदर, दे विल ईदर रेपेल ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है ना। दोस्ती अगर गहरी है तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, पास आ जाएंगे, ठीक है। और दुश्मनी है, ठीक है ना, जीलसी एक दूसरे से तो दूर चले जाएंगे। सो कहने का मतलब वो इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। और फिजिक्स की लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो अगर बी ए को पुश कर रहा है तो वो रेपेल कर रहा है, बी ए को पुल कर रहा है तो वो अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन का फर्क आ गया, देखो इफ बी एक्सर्ट पुश फोर्स, so force on A is rightward, then force on A is acting rightward, and if B exert pull force, then force on A is leftward, ठीक है। यहाँ से देखो इसका सिग्निफिकेंस पता चल गया, डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस, ठीक है। फोर्स लग रहा है, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, बट उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका आउटपुट क्या होगा फोर्स का, तो वो हमको कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन देख के हमें पता चलेगा, ठीक है। क्लियर, यू कैन डिस्कस योर डाउट्स, ओके, इफ यू हैव एनी। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच फोर्स होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो डायरेक्शन की डिफरेंस समझ में आ गया, प्रोटॉन प्रोटॉन रेपेल कर रहे हैं। उसी तरह से देखो जैसे कि यहाँ पर एक पार्टिकल है ओवर हियर, आफ्टर 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट ईस्टवर्ड द पार्टिकल विल बी हियर। और अगर मैं कहता कि वो 10 मीटर लेफ्ट की तरफ गया है तो मतलब वो फाइनली यहाँ कहीं मिलेगा, लेफ्ट साइड मिलेगा। ऊपर भी आ सकता है, अपवर्ड, डाउनवर्ड भी जा सकता है, ठीक है, बिलो द अर्थ सरफेस, कोई एंगल में भी जा सकता है। एंगल के लिए फिर मुझे कुछ एंगल मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सो कहने का मतलब डायरेक्शन से ही हमें पता चल पाएगा कि वो फाइनली कहाँ मिला। समझ आ रहा है। चलो एक बेसिक सा मैं क्वेश्चन देता हूं। ओरिजिन में एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल इज एट ओरिजिन, it is given displacement of 10 meter along 60 degree north of east. Find its final coordinates. कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं या पोजीशन भी कह सकते हैं। कैसे करेंगे बताओ। पहले तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है, जैसे कि ये डिस्प्लेसमेंट का डायग्राम बना लो। 10 मीटर इसका मैग्नीट्यूड है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट इसका डायरेक्शन है। सो लाइक दिस, and it is making an angle 60 degree with positive x direction.
and starting from origin, that means the tail of the vector is at 0 0, and we have to find the x coordinate and the y coordinate of the head. So देख सकते हो x डायरेक्शन में how much it has traveled, hypotenuse 10 है. So बेस और परपेंडिकुलर निकालना है. बेस कितना हो जाएगा? एडजेसेंट 10 cos 60 and opposite, that means perpendicular, how much? 10 sin 60. ठीक है, sin 60 की वैल्यू रख दो. So √3/2, that means 5√3 मीटर. cos 60 की वैल्यू रख दिया 10 into 1/2, so 5 मीटर. So finally the particle is at x की वैल्यू कितनी? 5, y की वैल्यू 5√3. तो फाइनल कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके, फाइनल कोऑर्डिनेट्स. तो पोजीशन मिल गया. फाइनल कोऑर्डिनेट्स 5,5√3. ओके, सो कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं? x डायरेक्शन में 5 मीटर चलो, देन y डायरेक्शन में 5√3 मीटर चलो. गो 5 मीटर along positive x and then 5√3 meter along minus x. Oh sorry, 5√3 along plus y के along 5√3 चलो, then you will reach where? 5,5√3, and overall displacement is 10 meter 60 degree north of east. ठीक है ना? तो देखो ये पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन को अब मैंने आपस में रिलेट किया है. इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, उनको मैं ज्वाइन कर दूं और एक एरो लगा दूं फाइनली, तो वो एक वेक्टर बन जाता है. तो यहाँ से हमको पता चल गया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन सेगमेंट और एक एरो का यूज किया जाता है. सो यहाँ से देख सकते हो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कैसे हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? डायग्राम का यूज करते हैं पहले तो, ठीक है. उसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर? लाइन सेगमेंट और एरो का यूज करना है. लाइन सेगमेंट विथ एन एरो. जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे डिस्प्लेसमेंट यूज रिप्रेजेंट करना है 1 मीटर राइट. सो मैं 1 सेंटीमीटर का सपोज लाइन सेगमेंट बनाता हूँ. सो 5 मीटर राइट के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 सेंटीमीटर लेंथ का मुझे एक लाइन सेगमेंट बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो दैट मीन्स द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज proportional to the magnitude of vector, and we have to put an arrow also in the end. So this representation of vector has got tail and head. ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ. the line segment length of line segment is proportional to the magnitude of वेक्टर क्वांटिटी अगर बड़ी है तो बड़ी लाइन सेगमेंट. अभी देखो जैसे कि 2 वेक्टर मैं बना रहा हूँ, एक वेक्टर ऐसा बना दिया, दूसरा वेक्टर ऐसा बना दिया. सो क्लियरली जो दूसरा वेक्टर है उसकी लाइन सेगमेंट की लेंथ ज़्यादा है तो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ग्रेटर मैग्नीट्यूड. और फिर देखो इसमें डायरेक्शंस होते हैं. ठीक है, 2 पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं, एंटी पैरेलल हो सकते हैं, परपेंडिकुलर हो सकते हैं, एक प्लेन में आ सकते हैं, उसको कोप्लेनर वेक्टर्स बोलते हैं.
परपेंडिकुलर तो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक बात और मुझे कहनी है जो रिप्रेजेंटेशन में आता है। एक तो ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हुआ, एक होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो इसमें हम यूनिट वेक्टर्स का यूज करते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी देखो जो डायरेक्शंस है हमारे पास, उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखो। डायरेक्शंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। So we have x-axis, so positive x-axis is denoted by plus I cap. Negative x direction is denoted by minus I cap. Similarly, positive y direction is denoted by plus j cap and negative y direction is denoted by minus j cap, ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का यूज़ कर रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे पॉजिटिव वाई डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, नॉर्थ, नेगेटिव वाई डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटिंग साउथ, एंड सिमिलरली वी हैव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटिंग ईस्ट, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटिंग वेस्ट, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन को मैं आई कैप से लिख सकता हूँ, समझ आ रहा है। साउथ डायरेक्शन को माइनस जे कैप से लिखा जा सकता है। नॉर्थ के लिए जे कैप और वेस्ट के लिए माइनस आई कैप, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें और भी बहुत कुछ है, आगे देखो। अपवर्ड दैट मीन्स आउटवर्ड, जैसे पेपर है, पेपर के लिए मुझे आउटवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मैं डॉट लिखता हूँ, ठीक है। डॉट इज रिप्रेजेंटिंग आउटवर्ड डायरेक्शन। इसके लिए मैं पॉजिटिव जेड एक्सिस यूज करता हूँ। पॉजिटिव जेड एक्सिस को हम प्लस के कैप डायरेक्शन लिखते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। एंड इनवर्ड डायरेक्शन है तो क्रॉस, दैट इज माइनस के कैप दैट इज माइनस जेड एक्सिस इनवर्ड। आर यू गेटिंग? तो ये एक्स वाई जेड एक्सेस होते हैं, इसमें दो डायरेक्शंस होती हैं किसी एक एक्सेस की, तो टोटल 6 डायरेक्शंस आर देयर, प्लस आई माइनस आई प्लस जे माइनस जे प्लस के एंड माइनस के। तो ये एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको यूनिट वेक्टर फॉर्म भी कहते हैं डायरेक्शंस के लिए। तो मैं यूनिट वेक्टर भी बताने वाला हूँ पेज में, यूनिट वेक्टर, बट उससे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स का हम यूज कर सकते हैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स, एक्सेलरेशन, इनको हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं चलो पोजीशन वेक्टर से। तो पोजीशन वेक्टर है, उसको हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, आर वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर। देन वी हैव वेलोसिटी, वेलोसिटी को वी वेक्टर से लिखेंगे। एक्सेलरेशन ए वेक्टर, ठीक है। फोर्स, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज हैं। एफ वेक्टर लीनियर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। पी वेक्टर से आ जाएगा, और भी हैं, फाइन। एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम को एल वेक्टर से लिखते हैं, टॉर्क, टाउ वेक्टर। एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी है ना, अल्फा वेक्टर हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वेक्टर, ठीक है।
और भी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ई वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आ गए। तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे चैप्टर्स में, तो जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस होंगी तो उनके सिंबल्स भी हम पढ़ लेंगे। तो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबल्स का यूज़ करके। एक और देखो, मैं मुझे एक चीज़ और बतानी है यहाँ पर। जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाया, एक वेक्टर बना दिया। देखो ये एक वेक्टर है लाइन सेगमेंट और एरो का यूज़ करके, और उसके टेल ए है और हेड बी में है, तो उसको मैं ए बी वेक्टर भी कह सकता हूँ, ठीक है, ऐसा। और लाइक दिस, इफ इट इज लाइक दिस, हेड ए में है एंड टेल बी में है, दैट विल बी बी ए वेक्टर, ठीक है, समझा। डायरेक्शन का फर्क है बस, डायरेक्शंस आर अपोजिट, और डायरेक्शंस अपोजिट हो जाती हैं तो एक माइनस साइन से मैं डिनोट कर सकता हूँ। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए बी वैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वैक्टर। डायरेक्शंस आर अपोजिट बट मैग्नीट्यूड्स आर सेम। तो मैं आगे बताऊँगा ये सब, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, डायरेक्शन सेम होती हैं, या मैग्नीट्यूड इक्वल है डायरेक्शन अपोजिट है, तो उनको बोलते क्या है। तो देखो ध्यान से, अगर कोई भी दो वेक्टर्स हैं, क्या क्या हो सकता है, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, डायरेक्शन सेम हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना, और यूनिट इक्वल सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। अगर ये सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यूनिट भी सेम होगा। तो मैं एक ऐसा वेक्टर ले रहा हूं जो सेम मैग्नीट्यूड के हैं एंड सेम डायरेक्शन, ठीक है, यूनिट की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूं। तो मैं इनको ना सेम वेक्टर कह सकता हूं, इक्वल वेक्टर कह सकता हूं, समझ आ गया। और अगर फिजिक्स में इंक्लूड कर दूं इसमें, तो यूनिट भी सेम होनी चाहिए। तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इक्वल वेक्टर इफ सेम यूनिट्स। बट मैथ्स में हम यूनिट्स की बात नहीं करते। अगर मैंने देख लिया कि दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो मैं मैथ्स में इक्वल वेक्टर में उनको कह दूंगा, बट फिजिक्स में यूनिट भी मैं चेक करूंगा। अभी जैसे देखो एग्जांपल, फोर्स वेक्टर को मैंने लिखा 10 न्यूटन राइटवर्ड, एंड वेलोसिटी को मैंने लिख दिया 10 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड्स। नाउ यू कैन सी द magnitudes are equal, directions are equal, but units are not equal, so I cannot say force and velocities are equal vectors, ठीक है। यूनिट का डिफरेंस आ गया ना, डायमेंशंस का भी डिफरेंस आ गया, तो फोर्स और वेलोसिटी तो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है ना। अभी जैसे देखो, एक दो तरह का फोर्स मैं लिख रहा हूँ, एक है F1 वेक्टर जो कि है 5 न्यूटन left, and F2 vector which is also 5 Newton left. Now both have same unit, same direction, same magnitudes, so now I can equate them. Physics में मैं यूनिट सेम है तो मैं इक्वल कर सकता हूँ, मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिट डायरेक्शन सेम है, तो F1 वेक्टर इज इक्वल टू F2 वेक्टर, ठीक है ना। तो सेम डायरेक्शन है तो इसको कहा जाता है पैरेलल वेक्टर्स। If the two vectors are having same direction, these are known as parallel vectors because of the same direction। उनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। एंगल मैं डिस्क्राइब करूंगा अभी नेक्स्ट पेज में, ठीक है। और वेक्टर डिफरेंट कब हो सकता है, जब इन तीनों में कुछ भी डिफरेंट हो जाए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट, तीनों में से कुछ भी एक क्वांटिटी भी अगर डिफरेंट हो जाए तो वेक्टर्स डिफरेंट हो जाएंगे। इफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट आर डिफरेंट, देन वेक्टर्स आर डिफरेंट, देन वेक्टर्स
आर डिफरेंट। ठीक है, सो कहने का मतलब देखो, तीनों सेम होगा तो ही वेक्टर इक्वल होगा, अदरवाइज वेक्टर्स डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा v1 वेक्टर 10 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट एंड v2 वेक्टर 10 मीटर पर सेकेंड राइट। सो v1 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू v2 वेक्टर, ये इक्वल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, हाँ, अगर डायरेक्शन को मैं उल्टा करके माइनस साइन रख दूं तो मैं ये लिख सकता हूँ v1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ v2 वेक्टर, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर कब होंगे उसके बारे में मैंने बता दिया। पैरेलल वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन देख लो, सेम डायरेक्शन है तो पैरेलल वेक्टर्स है। और अनइक्वल वेक्टर कब कब हो सकते हैं, व्हेन ईदर ऑफ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और यूनिट आर डिफरेंट। चलो नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट अब मैं डिस्कस करने वाला हूं एंगल। लिखो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, यह क्वेश्चन। हाउ वी विल फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो वेक्टर को हम ड्रॉ कर लो। ठीक है, जैसे कि देखो उनका टेल्स कोइंसाइड करना चाहिए। ड्रॉ टू वेक्टर्स with their tails coinciding। ठीक है, सो देखो जैसे कि एक वेक्टर मैंने ये बना दिया, इसको मैंने कह लिया ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर ये बना दिया, दिस इज बी वेक्टर। सो दिस एंगल इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसको मैं थीटा से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अभी देखो एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, जैसे कि ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। सो दिस एंगल इज थीटा। दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, स्मॉलर एंगल। ठीक है, स्मॉलर एंगल हमको लेना है, दैट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट देयर टेल्स आर coinciding. What is the angle if the directions are opposite? This is A vector, this is B vector. Now what is the angle? 180 degree. Okay, so can the angle greater than 180? 180 से ज़्यादा हो सकता है क्या, सोच के बताओ आंसर मुझे, यस और नो में आंसर दो। Is it possible to have angle greater than 180? बोलो, think about it. हाँ, यस, वेरी गुड। सो इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180। और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम 0 हो जाएगा। जैसे पैरेलल वेक्टर्स हो गए, ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम डायरेक्शन है, सो दीज आर पैरेलल वेक्टर्स। थीटा इज 0 डिग्री एंड यहाँ पर ये एंटी पैरेलल थे, सो ये एक्सट्रीम केसेस हैं। ठीक है ना, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। सो थीटा कैन नॉट बी लेस देन 0 एंड कैन नॉट बी ग्रेटर देन 180. It can be equal to 180 but cannot be greater than 180. So maximum angle possible is 180. ठीक है, उसके बीच के तो सारे आ गए फिर 10 डिग्री, 20, 30, 90, 60। ठीक है, 120, 150 ये पॉसिबल है। तो बेस्ड ऑन दिस एंगल आई कैन से पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। ठीक है, थीटा 0 और 180। 90 हो जाए तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स उनका नाम है। अच्छा, अभी देखो कुछ और मैं इसमें कंसेप्चुअल बात करता हूँ। जैसे कि क्या होगा कि टेल्स नहीं मिल रहे हों, हेड और टेल हों, तो फिर हम क्या करेंगे,
जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हेड हुआ और ये टेल, हेड पहले का हेड और दूसरे का टेल एक पॉइंट में है। अब एंगल कैसे पता चलेगा? तो अभी हेड और टेल मिल रहे हैं एक पॉइंट, मुझे दोनों के टेल्स एक पॉइंट पे लाना है। तो मैं क्या करूँगा, ए वेक्टर को आगे शिफ्ट कर दूंगा, उसको ट्रांसलेट भी कहा जाता है, ट्रांसलेट शिफ्ट वेक्टर ए forward so that their tails will coincide। ठीक है, तो ए वेक्टर को ना आगे की तरफ मैं ऐसे शिफ्ट कर दूंगा, तो फिर ये सिचुएशन आ जाएगी, ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ। नाउ व्हाट इज द एंगल? देखो ये तो 120 है, सो व्हाट इज दिस? 60। ठीक है ना, तो यहाँ एंगल कितना आ गया? 60 आएगा। देयरफॉर द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। समझ आ रहा है? चलो इसका एक एग्जांपल मैं और करा देता हूँ। जैसे कि ये हुआ ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अभी एंगल कितना आएगा बोलो? व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? करो, ट्राई करो, एंगल कितना आएगा बताओ। $120। यस, वेरी गुड। सो ए वेक्टर को मैं ट्रांसलेट कर देता हूं राइट की तरफ। सो ये 60 है, तो दूसरा एंगल 120 हो जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा हेड्स कौन साइड कर रहे हो? सपोज दिस इज द सिचुएशन, तो जो स्मॉलर एंगल है वो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो थीटा यहाँ 150 ले लेंगे, हेड्स कौन साइड कर रहे हैं तो, बिकॉज इफ यू ट्रांसलेट एनी वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ so that the tails are coinciding, you will get the same result। अभी जैसे कि ये पैरेलल डायरेक्शन के अलोंग अगर मैं ट्रांसलेट कर दूं ए वेक्टर को, तो ए वेक्टर को मैं ऐसा भी बना सकता हूँ लाइक दिस। ये भी ए वेक्टर है, तो ये एंगल हो जाएगा 150। ऑल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं इसको। हाँ, 150 आ जाएगा। तो अभी मैं देखो मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर की बात करता हूँ, जो डायरेक्शन होता है मैग्नीट्यूड एंड, हाँ यस राइट, वेरी गुड। तो यू कैन राइट डाउन द टॉपिक यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इट रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन। मैं इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ, देखो ध्यान से। सपोज ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर मॉडुलस, और इसके ऊपर अगर मैं कैप लगा दूं, ए कैप, ठीक है ना, ए कैप क्या हो जाएगा? उसका डायरेक्शन, दैट मीन्स यूनिट वेक्टर ए कैप, देन दिस इज डायरेक्शन। ओके, दिस इज मैग्नीट्यूड। सो जो वेक्टर है वो
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट है, हम कह सकते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय इट्स डायरेक्शन. सो डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. ओके, so when you divide vector by its magnitude you will get its direction. ठीक है. so mathematics में एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि किसी वेक्टर का हमको डायरेक्शन कैसे मिले, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर. सो बस छोटा सा कंसेप्ट है, वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. डिवाइड वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, देन यू विल गेट इट्स डायरेक्शन. ठीक है. सम है, जैसे कि एक एग्जांपल लिख लेते हैं. जैसे फोर्स इज 10 आई कैप न्यूटन, तो इसका डायरेक्शन कैसे हम लिखेंगे, डायरेक्शन इज इक्वल टू एफ कैप. एफ कैप इज इक्वल टू 10 आई कैप न्यूटन बाय 10 न्यूटन. सो व्हाट इज लेफ्ट, आई कैप. फाइन. तो आई कैप इसका डायरेक्शन हो गया. इसमें आएंगे फिर से हम नेक्स्ट, बट उससे पहले मैं कंपोनेंट फॉर्म बता देता हूँ वेक्टर का. फिर से हम ये यूनिट वेक्टर में आएंगे, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा. तो चलो नेक्स्ट है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर. परपेंडिकुलर नहीं, इससे पहले मुझे ट्रायंगल लॉ बताना चाहिए. ओके, सम एंड डिफरेंस बता देता हूँ. चलो ठीक है, देखो ध्यान से. एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स and their रिजल्टेंट. कोई दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे हम फाइंड करते हैं और एडिशन या सम कैसे हम निकालते हैं. ट्रायंगल लॉ से पहले मैं बता देता हूँ. ठीक है, देखो ट्रायंगल लॉ. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ये सिंपल रूल ऑफ एडिशन यहाँ नहीं लगेगा, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन लगेगा. जैसे कि नंबर्स को मैं सिंपल रूल से ऐड कर लेता हूँ. 2 + 3 इज इक्वल टू 5. स्केलर क्वांटिटीज 2 kg + 3 kg इज इक्वल टू 5 kg, है ना. बट यहाँ ऐसा ही रूल मैं फोर्स के साथ नहीं लगा सकता हूँ कि 2 न्यूटन + 3 न्यूटन इज इक्वल टू 5 न्यूटन. ठीक है ना, ये रॉन्ग है. वेक्टर्स में ऐसे हम ऐड नहीं करेंगे बिकॉज डायरेक्शंस भी इन्वॉल्व होती हैं. तो ट्रायंगल लॉ से हम देखते हैं. ठीक है, तो शुरुआत जैसे मैंने वेक्टर का डायग्राम से किया था, तो ट्रायंगल लॉ भी मैं एक डायग्राम बना देता हूँ. देखो ध्यान से. 3 वेक्टर लेने पड़ेंगे. ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये है आर वेक्टर. So R vector is the resultant of A vector and B vector. तो A और B को मैंने ऐड किया तो मुझे मिला R. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखने वाली बात यह है कि कौन से दो वेक्टर ऐड हो रहे हैं. एक ट्रायंगल बन रहा है और उसमें 3 वेक्टर हैं. 2 वेक्टर जो अपोजिट ऑर्डर में है, सॉरी, जो 2 वेक्टर सेम ऑर्डर में है वो ऐड हो रहे हैं. देखो A की हेड में B का टेल है. A's head coincides with B's tail. ठीक है, so that means A vector and B vector are in same order. ठीक है, जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन इंजन का जो पिछला भाग होता है वो पिछले वाले बोगी का फ्रंट पार्ट होता है, जुड़े होते हैं, शंटिंग होती है. फिर जो फर्स्ट बोगी है उसका जो रियर पार्ट है सेकंड बोगी के फ्रंट पार्ट के साथ अटैच्ड है. तो सेम ऑर्डर हो गया.
ठीक है। अब आर वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है बिकॉज देयर हेड्स आर कोइंसाइडिंग। आर वेक्टर इज इन अपोजिट ऑर्डर। तो जो अपोजिट ऑर्डर में होता है ना वो रिजल्टेंट होता है। सेम ऑर्डर में जो दो वेक्टर हैं वो ऐड होते हैं। वेक्टर्स इन सेम ऑर्डर आर added and third vector in opposite order is the resultant. Third vector in opposite order is the resultant. ठीक है, तो ये ट्रायंगल होता है। इसमें एक लाइन में और लिख देता हूँ यहाँ साइड में ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए कि ट्रायंगल बनाओ एक और उसकी जो साइड्स होती हैं वो वेक्टर्स होनी चाहिए। 3 sides of triangle represents 3 vectors। ट्रायंगल में अभी मैं इस पर बेस में कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं तो वो 3 साइड्स 3 वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे। उनमें से जो सेम ऑर्डर में है वो ऐड हो रहे हैं और जो अपोजिट ऑर्डर में है वो रिजल्टेंट रहेगा, ठीक है। चलो इस पर बेस में कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, उसके बस मुझे आंसर बता देना कि कौन से 2 वेक्टर ऐड हो रहे हैं और रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर है। आइडेंटिफाई रिजल्टेंट। देखो ध्यान से, क्या रिलेशन आएगा तीनों में ये बता दो। थर्ड वेक्टर सेम है, एक सेकेंड, थर्ड वेक्टर सेम ऑर्डर में नहीं है। देखो देखो ध्यान से, ए वेक्टर की हेड में बी का टेल है, तो क्या बी के हेड में आर का टेल है क्या? बी के हेड में आर का टेल तो नहीं है, है ना। तो दैट इज वाई आर इज इन अपोजिट ऑर्डर। अब यहां मुझे देखना है, ध्यान से बताना सेम ऑर्डर में कौन से हैं। ध्यान से देखो, आर की हेड में क्यू का टेल है और क्यू के हेड में पी का हेड है। सो आर एंड क्यू आर इन सेम ऑर्डर। आर वेक्टर एंड क्यू वेक्टर आर इन सेम ऑर्डर और पी वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में। पी वेक्टर इज इन अपोजिट ऑर्डर। हाँ, राइट, वेरी गुड। सो आर वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से मुझे बताना कि कौन सा वेक्टर इसमें रिजल्टेंट है और रिलेशन क्या आएगी इनके बीच, ये क्वेश्चन। बोलो, ध्यान से बताओ, देख के क्या आएगा। और एक क्वेश्चन और मैं लिख देता हूँ यहाँ साइड में। देखो यहाँ पर ए वेक्टर के हेड में बी का टेल है, बी के हेड में सी का टेल है और सी के हेड में ए का टेल है। तो यहाँ तीनों सेम ऑर्डर में हो गए। हाँ बिल्कुल, ऑल 3 आर इन सेम ऑर्डर। ऑल 3 वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में आ गए तीनों वेक्टर, तो तीनों ऐड हो जाएंगे और रिजल्टेंट 0 आ जाएगा।
दैट मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गया? 0 रिजल्टेंट आएगा इनका। और थर्ड क्वेश्चन में देख सकते हो P और Q सेम ऑर्डर में है। वेरी गुड। P एंड Q आर इन सेम ऑर्डर और R वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है। R वेक्टर इज इन opposite order. So what is the relation between them? P plus Q is equal to R vector। ठीक है ना, P plus Q is equal to R vector, ये रिलेशन आ गई। तो ये ट्रायंगल लॉ है और इस पर बेस्ड मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ, कंपोनेंट्स। ठीक है, और पैरेललोग्राम में बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं कंपोनेंट फॉर्म में बताऊंगा, देखो ध्यान से। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट टॉपिक। कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। अभी मैं और एक ये कंसेप्ट बता देता हूँ और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं ये बताऊंगा पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सो कंपोनेंट फॉर्म देखते हैं, चलो ध्यान से देखना। We use unit vectors along x, y, z to represent this form। कंपोनेंट फॉर्म को यूज करने के लिए यूनिट वेक्टर्स हम यूज करते हैं। देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखो ध्यान से। A person travels 5 meter east and then 5 meter north. Write its displacement in unit vector form। राइट इट्स डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। ये है, देखो। तो इसका मैं डायग्राम बना रहा हूं, पहले देखो ध्यान से कैसे होगा। सबसे पहले 5 मीटर ईस्ट ऐसा दिखेगा, 5 मीटर ईस्ट, देखो ध्यान से, एंड देन 5 मीटर नॉर्थ। ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा दिखेगा, ऐसा हो जाएगा। So this resultant is the displacement. So S vector is equal to 5 I cap plus 5 J cap। दोनों पॉजिटिव में आएंगे ना, 5I प्लस 5J। ठीक है ना, ट्रायंगल लॉ यूज किया, देखो ऊपर में ट्रायंगल लॉ से हमने आंसर दिया है इसका। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और लिख लो। अ पर्सन ट्रेवल्स 6 मीटर वेस्ट देन 3 मीटर नॉर्थ। राइट इट्स डिस्प्लेसमेंट। चलो ये बताओ क्या आएगा। राइट इट्स डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म।
So again you have to draw the diagram. 5 क्या है 6 मीटर 6 मीटर वेस्ट and then 3 meter north. आया कुछ आंसर बोलो? 6 मीटर वेस्ट एंड 3 मीटर नॉर्थ. तो अभी रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा. तो ये तो दो वेक्टर आ गए सेम ऑर्डर में. अब अपोजिट ऑर्डर का मुझे वेक्टर बनाना पड़ेगा. तो ऐसे बनेगा ना, देखो ध्यान से, लाइक दिस. ये आ गया रिजल्टेंट. सो दिस इज एस वेक्टर. ठीक है, पहले वाले वेक्टर से शुरू करो और दूसरे वेक्टर के हेड में उसका हेड आना चाहिए. और ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया. कंप्लीट द ट्रायंगल यूजिंग थर्ड वेक्टर. सो एस वेक्टर को मैं लिखूंगा 6 माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप मीटर माइनस 6 आई प्लस 3 जे. ठीक है, समझ आ रही है बात? ऐसे होगा. सो इसको हम कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर. अभी देखो यहाँ से मैं इसका यूनिट और मैग्नीट्यूड निकाल के बताता हूँ. हाँ देखो ध्यान से. ओके, नाइस नाइस टू हियर दैट यू आर गेटिंग. चलो नेक्स्ट पेज में मैं इसका बताता हूँ कैसे किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं, मतलब डायरेक्शन निकालते हैं और मैग्नीट्यूड निकालते हैं. हाउ टू फाइंड हाँ yes right correct. How to find magnitude and direction from okay. How to find magnitude and direction from unit वेक्टर फॉर्म. अभी देखो ध्यान से देखना. जैसे कि मैंने एक वेक्टर लिखा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप. दैट मीन्स इट इज लाइक दिस. ए यूनिट्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन and then b units in positive y direction, and this is the resultant a vector. Now I want to find this alpha. So what is tan alpha? Opposite upon adjacent. So that is b by a. So alpha is tan inverse b by a. And how to find magnitude? Magnitude can be found by using Pythagoras. So that is under root of b square plus a square. Are you getting? तो इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिल गया. अच्छा, डायरेक्शन निकालने का भी एक तरीका है. ए कैप से हमारा डायरेक्शन आ जाएगा. ए कैप is equal to a vector upon magnitude of a vector. So ये हो जाएगा a I cap plus b j cap upon root of a square plus b square. तो ये आ गया यूनिट वेक्टर ऑफ a वेक्टर. दैट मीन्स डायरेक्शन. ठीक है ना. तो ये एक डायरेक्शन का निकालने का तरीका है, ये भी एक डायरेक्शन का निकालने का तरीका है. सो फाइनली आई विल राइट ए वेक्टर इज रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर along tan inverse b upon a north of east, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो ये यहाँ से मुझे डायरेक्शन मिल गई और मैग्नीट्यूड मिल गया। ठीक है, समझ में है। और डायरेक्शन लिखने का एक तरीका और है, ये भी एक तरीका है, यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लो, मतलब वो डायरेक्शन निकल गई। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं ऐसा। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी वेक्टर इज 3i कैप माइनस 4j कैप। चलो इसका डायरेक्शन बताओ। एक मैं हिंट दे देता हूं, टेन 37 3/4 होता है और 1053 4/3 होता है। चलो इसका आंसर बताओ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है, क्या आएगा बोलो। यूनिट वेक्टर भी निकालना है और कितना डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ वेस्ट, ये भी बताना है। सो डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे v वेक्टर है 3i कैप माइनस 4j कैप, दैट मीन्स 5 along 37। ओके, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या साउथ ऑफ वेस्ट वो भी लिखना है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का भी यूज करना है। ये जब हम आगे रिवर, बोट, एरोप्लेन के क्वेश्चंस करेंगे, मोशन इन 2D में, मोशन इन अ प्लेन, वहां ये काम में आने वाला है। सो 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप ऐसा बन जाएगा देखो, एंड माइनस 4j कैप ऐसा बनेगा। तो उसका जो रिजल्टेंट है वो ये हो जाएगा, दिस इज v वेक्टर। ये एंगल को अल्फा मान लो, सो tan अल्फा आ गया 4/3। देखो ध्यान से, सो अल्फा आ गया 53 डिग्री। सो v वेक्टर इज 5 मीटर पर सेकेंड along 53 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ऐसा आएगा ना, और 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक है, ऐसे होगा। चलो नेक्स्ट करो, सेकंड क्वेश्चन करके बताओ। उसी तरह से करना है, बस डायग्राम प्रॉपरली बनना चाहिए और जो रिजल्टेंट है, और देख लो कि अल्फा कितना आएगा। टेन along 37 साउथ ऑफ वेस्ट। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं इसका डायग्राम मैं बना रहा हूँ। देखो पहले तो -8i कैप कुछ ऐसा दिखेगा, देन -6j कैप,
ये दो वेक्टर आ गए सेम ऑर्डर में, एंड देन नाउ वी हैव रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट हो गया। एक्चुअली यही एफ वेक्टर है और ये एंगल अल्फा है। सो सबसे पहले तो मैं टेन अल्फा निकाल लेता हूँ। टेन अल्फा आगे देखो 6/8, सो दैट इज 3/4। सो अल्फा हो गया 37 डिग्री, और एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √8² + 6², 10 न्यूटन। So force vector is along 37 degree south of west, ठीक है ना? Yes, very good, very good. And magnitude is 10 Newton. 10 Newton in magnitude. ठीक है, समझ में आया? ओके, यू मीन टू से, हाँ ठीक है, वेरी गुड, ओके, नाइस टू नो दैट। यूजिंग चैट वी कैन इंटरेक्ट, है ना? तो चलो मैं एक होमवर्क लिख देता हूँ, वो मुझे सॉल्व करके बताना। ग्रुप में मुझे आंसर उसका पोस्ट कर देना। राइट यूनिट वेक्टर फॉर्म of following. So first question, 20 Newton along north west डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट का मतलब होता है 45 डिग्री पर, ठीक है ना? और एक क्वेश्चन है 50 मीटर पर सेकेंड along 37 degree north of west, ठीक है? मुझे इसके यूनिट वेक्टर फॉर्म बताना है इन वेक्टर्स का। पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है? और फिर आई कैप जे कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप लिख देना और ट्रायंगल लॉ से आंसर देना फिर, ठीक है? चलो फिर फिनिश कर रहा हूँ मैं अब यहाँ पर। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना ग्रुप में। So that is all for today. Thanks a lot. Thank you. Take care. Bye bye. You can discuss your doubts in group. Bye bye.